नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट वेरिएंट्स क्या है नेशनल इनकम के। उसके बाद हम करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फिर हम देखेंगे जो हम जीडीपी को मेजर करते हैं, ठीक है, तो जीडीपी को नेशनल इनकम की तरह अगर ट्रीट करते हैं तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद देखेंगे हम अदर इंडेक्सेस टू मेजर कंट्रीज डेवलपमेंट, और क्या क्या जीडीपी के अलावा भी और क्या इंडेक्सेस हो सकते हैं जो कंट्री की डेवलपमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या नए चेंजेस लेके आए हैं जीडीपी सीरीज के अंदर हम रिसेंटली। और फिर लास्ट में आपको दूंगा कि मॉरल इकोनॉमी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो उसमें सबसे पहले जीडीपी। तो नेशनल इनकम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि भी कंट्री में कितने जो गुड्स जो फाइनल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, या कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका हम करेंगे वो है जीडीपी, जो हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या है? इट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो भी आपके फाइनल जो गुड्स हैं उनकी और सर्विसेज, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू आई है, ठीक है, निकल के, और जो वो चीज़ें केवल आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है उन्हीं का आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वो होती है आपकी जीडीपी। जीडीपी के अंदर आते हैं। जैसे इसका आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें वर्ड यूज़ किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनमें आप केवल फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करोगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक शर्ट बनी है, तो शर्ट के लिए पहले आपको कपड़ा भी चाहिए होगा। तो कपड़ा आपका 100 रुपये का बना है और शर्ट आपकी फाइनली आपकी 300 रुपीज़ की बनी है। तो जीडीपी के अंदर जो फाइनल आएगा ना वो आप 300 रुपीज़ कैलकुलेट करेंगे ओनली, ना कि 100 प्लस 300, क्योंकि जो शर्ट बनी है टोटल 300 की बनी है, उसमें क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो ये जो डबल काउंटिंग होती है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, केवल जो फाइनल गुड्स है ना उन्हीं की ही आप क्या करोगे, जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हो जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी इज द मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात है उन्हीं गुड्स की कैलकुलेट करोगे जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। तो उनकी वैल्यू अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अब क्या क्या चीज़ें आती है वो आपको बताता हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी इसमें कौन कौन से रहेंगी ये आप याद रखना। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी उसकी कंट्री के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है उसकी। तो उसमें आते हैं एरिया अंडर पॉलिटिकल बाउंड्री। तो एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। प्लस अवर एम्बेसीज इन द अदर कंट्रीज। अब ये याद रखना आपकी हमारी जो इंडिया के अंदर जो एम्बेसीज है, मान लो इंडिया के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी है, कनाडा की एम्बेसी, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, वो उन कंट्रीज़ की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगी। लेकिन हमारी एम्बेसीज अगर जो पाकिस्तान में, हमारी एम्बेसी यूएसए में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो उनमें कुछ भी अगर गुड्स प्रोड्यूस हुआ, सर्विस हुई, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो भी वैल्यू एडेड हुई वो हमारे जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होती है। तो इसके अंदर आ गया अवर एम्बेसीज इन द अदर कंट्रीज, प्लस हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री अब्रॉड, प्लस एयरक्राफ्ट, शिप्स, फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल रिग्स ओन्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर। तो ये सारी एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। इन सब के अंदर जो फाइनल वैल्यू हुई गुड्स और सर्विस की प्रोड्यूस, ठीक है, उसको वो सब किसके अंदर कैलकुलेट होंगी, आपकी जीडीपी के अंदर। तो ये आपका जीडीपी। अब है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। वहाँ पे था ग्रोस डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आती है जो भी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो आएगी नेशनल इनकम की, वो चीज़ें जो आपके नेशनल से प्रोड्यूस की है या एक नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस की है। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस की है वो आती है आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? पीपल हु यूजुअली रिसाइड इन अ कंट्री एंड हुज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। तो जो लोग एक कंट्री में रिसाइड करते हैं और उनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो आपके नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। अब जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, इट इज़ इक्वल टू जीडीपी में से अगर आप उसमें ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालोगे आप? मान लीजिए आपकी कंट्री में इंडिया है, इंडिया में टोटल जीडीपी की जो वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विस एक साल में 1000 रुपीज़ हुई, उसमें से इंडिया में जो फॉरेन एमएनसीज है यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी ने प्रोड्यूस किया हो तो जीडीपी के अंदर आएगा। तो इंडिया में एक एमएनसी आई पेप्सी, पर वो है बाहर की कंपनी, तो उसने क्या किया, 200 रुपीज़ का कुछ गुड प्रोड्यूस किया। और हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, वो उन्होंने जैसे जैगवार है वो बाहर है इंडिया में नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं, पर किसकी है, नेशनल की, इंडियन नेशनल की है। उन्होंने 50 रुपये का कुछ गुड प्रोड्यूस किया बाहर पे,
तो जो नेट फैक्टर इनकम आएगा वो आएगा आपका 200, ये 200 माइनस 50 या फिर 50 माइनस 200 माइनस 150 आएगा, ठीक है। तो जीएनपी जो आपका निकल के आएगा वो कैसे आएगा, 1000 जो भी जीडीपी था प्लस में अब जो हमारे जो हमने जो हमारे जो बंदे हैं नेशनल्स हैं उन्होंने बाहर कितना प्रोड्यूस किया, 50 प्रोड्यूस किया था, 50 माइनस हमारी कंट्री के अंदर फॉरेनर्स ने कितना प्रोड्यूस किया है माइनस 200, तो ये माइनस 50 आ जाए 150 आ जाएगा। तो आप 1000 में से माइनस 150 कर दोगे तो 850, तो जीएनपी जो आपकी आई वो कितना आएगा आपका 850। तो अगर ये यहाँ पे ऐसे होता कि हमारे जो नेशनल्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अगर 50 की जगह 500 कर रहे होते तो ये जो हमारी जीडीपी हो जाती 500 माइनस 200 यानी कि 300 आता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये हो जाती 1300 रुपये। तो डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री के अंदर फॉरनर्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया है कि हमारे जो नेशनल्स हैं उन्होंने बाहर ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, कि जीएनपी ज़्यादा होगी जीडीपी से या कम होगी इसके ऊपर। पर आपका जो फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है कि जीडीपी जो जीएनपी है दैट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट का मतलब यही है कि कितना यहाँ पे प्रोड्यूस किया फॉरनर्स ने और कितना हमारे नेशनल्स ने फॉरेन में प्रोड्यूस किया, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। अब और देखें तो अगर आप अब है जीडीपी के बाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रोस जो था आपका जीएनपी था पहले, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अगर उसको आपको नेट में कन्वर्ट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में करना है, तो कोई भी चीज़ को आप ये याद रखना, ग्रोस को अगर नेट में करते हो तो आप उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो भी मशीनरी उनका डेप्रिसिएशन है तो आपका नेट में आ जाएगा वो। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन आपका आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। और वैसे आपको बताएं तो जो नेशनल इनकम होती है ना उसका जो फॉर्मूला वो ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो आपकी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है अगर इसको फैक्टर कॉस्ट पे आप निकालते हो तो ये आपकी नेशनल इनकम आती है। अब और एक और तरीका क्या है इसका फैक्टर कॉस्ट पे निकालने का, तो जो नेट जो आप जो चीज़ें देखते हो मार्केट प्राइस चीज़ें खरीदते हैं हम लोग वो आती है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आपको निकालनी है उस चीज़ को, तो कैसे निकालोगे आप, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़, तो उनमें से टैक्सेस को माइनस कर दो और सब्सिडीज़ को ऐड कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी वो चीज़ें आपकी। तो आपको एक मैं बताता हूँ कि क्या ये फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है। तो जो कोई भी चीज़ अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो ना तो उसमें क्या होता है आप इंक्लूड करते हो कॉस्ट ऑफ लैंड, कि भाई लैंड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई भी चीज़ आपने बनाई इंडस्ट्री लगाई तो लैंड पे आपको क्या रेंट पे किया, क्या आपने पैसा इन्वेस्टमेंट के लिया उसको क्या इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, कितना लेबर को वेजेस दी और एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट कितना रखा। तो इन चीज़ पे जो कॉस्ट लगा ना उस प्रोडक्ट को बनाने में तो वो तो होता है आपके फैक्टर कॉस्ट पे। अगर इस पर फिर क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है टैक्सेस लगाती है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे। पर फॉर फिक्स जैसे मान लीजिए आपकी 1000 रुपीज़ की फैक्टर कॉस्ट आई, 200 रुपीज़ आपके टैक्सेस लग गए, 1200 की चीज़ होगी, पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दे दी 100 रुपये की उसके ऊपर। फाइनली जो मार्केट प्राइस पे आपकी वो गुड्स की वैल्यू आई वो कितनी आई 1100। तो ये आपके ऐसे आपका निकलता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से अगर आपको वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया आपको कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं एनएनपी तो ये आपकी होती है नेशनल इनकम। और देखते हैं अब देखते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो जो भी आपकी जीडीपी है, ठीक है, आपने अगर जो आप करंट प्राइस पे देखते हो अभी जो चल रहा है तो वो आपकी होती है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी होती है जो आपकी जीडीपी निकलेगी आपके बेस ईयर के प्राइस पे, ठीक है। यानी कि अगर 2011 और 12 अगर आपका बेस प्राइस है उसमें आपने जो जीडीपी निकाली उस पर वो आपकी निकलती है आपकी रियल जीडीपी। और जो आज की करंट मार्केट प्राइस पे है तो वो आपकी होती है नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी में क्या होता है, जो भी आपके जितना आपकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, वो और एक कितना पर्टिकुलर रेट पे प्रोडक्शन हुई है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट, तो वो आपकी आती है आपकी क्या रियल जीडीपी एक बेसिक प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ के आज इन्फ्लेशन के कारण प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसमें जो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी आज की जो प्राइस है ना उस प्रोडक्ट की उस पर कैलकुलेट होती है। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर आप क्या करते हो, इन्फ्लेशन भी काउंट कर लेते हो। और रियल जीडीपी के अंदर आप केवल इन्फ्लेशन नहीं देखते, केवल आप जो करंट प्राइस पे चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसी के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट करते हो। तो रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी कैलकुलेटेड इन सच अ वे दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट द सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस या बेस प्राइस। तो बेस प्राइस पे जो कैलकुलेट होती है बोलती है रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग पर, आज का जो प्राइस है उस पर जो जीडीपी कैलकुलेट हुई उसको आप बोलोगे नॉमिनल जीडीपी। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जो नॉमिनल जीडीपी जो आज की प्राइस है और जो कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी आई उसको अगर डिवाइड कर दोगे आप तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर आता है। ये आपका इन्फ्लेशन भी शो करता है। अब क्योंकि कंज्यूमर प्राइस भी इन्फ्लेशन शो करता है तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम कंपेयर करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और जीडीपी डिफ्लेटर को
तो CPI मे नॉट इंक्लूड ऑल गुड्स, GDP डिफ्लेटर डज। तो एक डोमेस्टिक, एक हमारी कंट्री के अंदर जितने भी आपके गुड्स प्रोड्यूस है ना, GDP डिफ्लेटर सब गुड्स को इंक्लूड करता है। जबकि आप CPI, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था इन्फ्लेशन वाली वीडियो में, कि जो CPI है वो केवल क्या कैलकुलेट करता है, एक पर्टिकुलर बास्केट है, उसमें उसमें जो गुड्स आएंगे ना उस बास्केट के अंदर उन्हीं की वैल्यू चेंज करेगा, कितना उनका प्राइस चेंज हुआ उन्हीं को कैलकुलेट करता है। तो CPI मे नॉट इंक्लूड ऑल गुड्स, GDP डिफ्लेटर डज। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला है CPI इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, GDP डिफ्लेटर डज नॉट। जो CPI है वो इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस भी इंक्लूड करता है, पर GDP डिफ्लेटर नहीं करता। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग, डिफरेंट तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो जो पहला तरीका है वो है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड एडिशन ऑफ द फर्म इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ फर्म, ठीक है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फर्म्स है, डिफरेंट फर्म्स है, उन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की है, अगर इन सबको भी आप ऐड कर दोगे तो ये आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड होता है। जो शर्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको लिया था, ठीक है, तो अगर 300 रुपीज़ की शर्ट आई है आपकी बनी है और उसमें से 100 रुपीज़ का कपड़ा था, तो कपड़ा अगर, ठीक है, एक फर्म ने कपड़ा बनाया 100 रुपीज़ का और दूसरी फर्म ने क्या बनाया 300 रुपीज़ का आपका शर्ट बना दी, ठीक है। तो अगर 100 उसमें से 100 में यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि उसने कपड़ा बनाया, और 300 में से 100 माइनस कर दो क्योंकि शर्ट का कपड़े का प्राइस ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ से 200 आ जाएगा, 300 माइनस 200, 200 प्लस 100 कपड़े का, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू आई पूरी वही टोटल 300 आ गई। तो ऐसे आप जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनके माइनस कर दो हर एक फैक्ट्री में से, हर एक सेक्टर में से, तो आपके जो फाइनल गुड्स की जो भी वैल्यू ऐड हुई उन सबको ऐड करते रहोगे तो आपके क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड। उसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो इससे पहले देखना कि जीडीपी जो है इट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। तो मैं आपको यही कह रहा था, हर एक फर्म ने जो भी वैल्यू ऐड की ना आपके उस इकोनॉमी के अंदर, वो सारे अगर ऐड करते जाते हैं हम, तो आपका क्या आ जाता है इसमें, आपका ये प्रोडक्ट वैल्यू से आपकी आ जाती है जीडीपी, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो फाइनल जो है ना उसको ही कैलकुलेट करना है आपको, जो इंटरमीडिएट वाली थी जो भी वैल्यू एड है उसको माइनस कर देना। अब एक्सपेंडिचर मेथड, ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, लुक एट द डिमांड साइड, इट इंक्लूड्स द फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय ईच फर्म। तो इसमें जो भी हर एक फर्म ने जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया आपका, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर लो। इसका फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा गुड्स और सर्विसेज पे। फिर आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी से एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट मेक्स ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। तो जो गवर्नमेंट ने किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा, वो आ गया जी के अंदर। एक्स आएगा आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और एम पे आएगा, एम से मतलब है इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इकोनॉमी। तो ये आपका मेथड कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैं आपको डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड था वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू एड किया डिफरेंट फर्म्स ने, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, कितना खर्चा हो गया, ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर। और जो थर्ड है वो है इनकम मेथड, कितना इनकम रिसीव किया। तो इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेकन टुगेदर, जैसे कि जीडीपी, इसके अकॉर्डिंग जीडीपी क्या आएगी, वेजेस, कितनी वेजेस आई और सैलरीज आई एम्प्लॉय के पास, ठीक है। प्रॉफिट हुआ एंटरप्रेन्योर को कितना, आई एन से आएगा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द कैपिटल, कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट, जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस रेंट रिसीव्ड ऑन द लैंड। तो जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कितनी इनकम रिसीव की, ये आपको सबको ऐड कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा इनकम मेथड से जीडीपी। तो इन तीनों तरीकों से, प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड से, या एक्सपेंडिचर मेथड से, या इनकम मेथड, तीनों तरीके से जीडीपी जो आपकी सेम आएगी। या फॉर्मूला देख लेना सेम, ठीक है। तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड इक्वल टू इनकम मेथड इक्वल टू जीडीपी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है ये देखना है। अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं, नेशनल इनकम का मेजर मानते हैं, ठीक है, या डेवलपमेंट का मेजर मानते हैं, जीडीपी को ही देखते हैं, तो इसके जो लिमिटेशंस क्या है, तो साइमन कजनेट ने कहा था ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू वेलबींग, कि कंट्री में ग्रोथ बढ़ी जा रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वेलबींग भी होगी। ये मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट पॉइंट से। तो देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूरी नहीं, जहाँ पे जीडीपी अच्छी हो वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो। डज नॉट इंक्लूड इनटेंजिबल वैल्यूज लाइक लेजर, ठीक है। तो क्या पता लगातार लोग वर्कर्स काम करे जा रहे, उनको टाइम मिल ही नहीं रहा अपने लेजर के स्पेंड करने के लिए, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। तो भले ही पैसा बढ़ रहा है, जीडीपी प्राइस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ रही है, पर वहाँ पे एक कंट्री में जरूरी नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो, क्योंकि जीडीपी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्लूड नहीं करता। एनवायरमेंट कॉस्ट, क्या पता वहाँ पे गुड्स और जो सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं वो काफ़ी एनवायरमेंट को नुकसान करके प्रोड्यूस की जा रही हो, तो एनवायरमेंट कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होती। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, क्या पता कंट्री में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो, काफ़ी लोग जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, तो इससे क्या होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर कुछ ही लोगों के पास पैसा आ रहा है अगर,
तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ पुअर भी नहीं बताता है जीडीपी, ये तो टोटल बताता है, ठीक है, एक एवरेज बता देता है कितना गुड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई कंट्री के अंदर, ये नहीं बताएगा कि गरीबों की क्या कंडीशन है। जेंडर डिस्पैरिटी भी कैलकुलेट नहीं होती इसके अंदर कि फीमेल की हालत क्या है, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट मेजर्ड। इट डज नॉट मैटर हाउ द इंक्रीज इन वेल्थ टेक प्लेस, सिविलियन डिमांड और वॉर। अब ये भी नहीं बताता कि जो आपकी जो भी जीडीपी है वो कैसे बढ़ी है, क्या पता जो एक कंट्री है वो वॉर के मटेरियल टैंक्स बना रही है, मिसाइल बना रही है, ठीक है, उससे उनकी जीडीपी बढ़ाई जा रही है उन्हीं को बेचकर, ठीक है, ना कि सिविलियन गुड्स प्रोड्यूस करके। तो ये सब क्या आपकी लिमिटेशन है जीडीपी की, एज ए अगर हम इसको यूज़ करेंगे डेवलपमेंट का मेजर, तो इसलिए क्या है डिफरेंट अलग अलग इंडेक्सेस आए जीडीपी के अलावा भी जो आपको डेवलपमेंट का मेजर कैलकुलेट कर सकते हैं इससे आप। तो अगर हम डिफरेंट इंडेक्सेस देखें तो सबसे अदर इंडेक्सेस टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, फर्स्ट इज जेन्युइन प्रोग्रेसिव इंडेक्स। अगर ये जेन्युइन प्रोग्रेसिव इंडेक्स क्या है, इसके अंदर आप जीडीपी में से ना सोशल कॉस्ट जो भी उसकी इनकर हुई, जैसे कि मान लीजिए इनइक्वालिटी हो गया या जेंडर डिस्पैरिटी, ये सब भी माइनस कर दो, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लो या तो। और एनवायरमेंटल कॉस्ट है, कितनी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी, उसको भी इंक्लूड कर दो, ठीक है, यानी सोशल कॉस्ट को माइनस करो और एनवायरमेंट कॉस्ट को माइनस करो जीडीपी से, तो आता आपका क्या आता है जेन्युइन प्रोग्रेसिव इंडेक्स। उसके बाद है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इट डिफाइंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मोर होलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल टर्म्स देन जीएनपी या जीडीपी। अगर उनसे इसमें थोड़ा क्या होता है बेटर तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन किया है, ठीक है, और होलिस्टिक तरीके, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन के अलावा बाकी चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस कैसी है, प्रमोशन ऑफ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, तो ये सब पैरामीटर्स के आपके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के। तो गुड्स के अलावा इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है जीएनएच के अंदर। ग्रीन जीडीपी क्या है, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ विद द एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट ग्रोथ फैक्टर्ड इन। तो मैंने आपको बताया था कि जीडीपी में हम ये चीज़ देखते नहीं कि एनवायरमेंट पे क्या नुकसान हुआ है, जबकि ग्रीन जीडीपी में हम ये चीज़ देखते कि भाई जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उससे एनवायरमेंट पे कितना नुकसान, अगर इस चीज़ को आप फैक्टर इन कर लेते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है जीडीपी। पर इसमें दिक्कत क्या है कि ये मुश्किल है काफ़ी कि हमने जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है उसका मोनिटाइज कैसे करें, भाई कितने रुपए की बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, अगर हमने 10,000 रुपये का गुड प्रोड्यूस किया है तो उसके लिए हमने कितने रुपए की बायोडाइवर्सिटी या कितना एनवायरमेंट के मॉनिटरी कितना नुकसान कर दिया, ये कैलकुलेट करना थोड़ा क्या है मुश्किल है। तो ये आपका कंसर्न आता है ग्रीन जीडीपी के अंदर। अब जीडीपी जो सीरीज है उसके अंदर अब कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो ये आपका करंट अफेयर बेस्ड हो जाएगा। तो क्या चेंजेस किया है कि चेंज ऑफ बेस ईयर फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12, जो जीडीपी का जो बेस ईयर है वो क्या कर दिया अब 2011 एंड 12, कहाँ से 2004 और 5 से। वैल्यूएशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, और जीवीए आगे बताता हूँ आपको। ये अब हम क्या करते हैं बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीवीए इज मेजर ऑफ वैल्यू एडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। तो जो भी आउटपुट एक्चुअली होता क्या है, ये इकोनॉमिक आउटपुट माइनस इनपुट होता है। तो जो भी इनपुट डाला और उससे कितना आउटपुट निकला, तो जो भी वैल्यू एडेड हुई ना आपकी वो आपका जीवीए के अंदर आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें होता है कि जीवीए इज अ सेक्टर स्पेसिफिक वाइल जीडीपी इज calculated by summation of GVA of all sectors of economy with taxes and subsidies are deducted। तो इसमें क्या होता है जीवीए के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं मान लो, ठीक है, उनके अंदर कितनी वैल्यू एडेड हुई है, तो उन सारी वैल्यू एडेड जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबकी जीवीए को समेशन करके हम क्या निकालते हैं जीडीपी, और साथ में हम क्या करते हैं टैक्सेस उसमें ऐड कर देंगे और सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो हमारी जीडीपी आ जाएगी। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड माइनस सब्सिडीज। Considering GDP at market price as the headline GDP instead of GDP at factor cost to make the calculation more consumer centric as it takes into account indirect taxes and subsidies। और अब हम जो GDP है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हेडलाइन GDP हमें जो दिखाते हैं ना GDP हेडलाइन टीवी न्यूज़ में, तो GDP एट मार्केट प्राइस शो कर रहे हैं ना कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज भी इंक्लूड होती है। ब्रॉड कवरेज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर का कवरेज जो है उसका जीडीपी के अंदर और बढ़ा दिया है, कैसे, बाय इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRD, इन सबको भी अब क्या किया जीडीपी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और जो डेटा बेस यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं MCA 21 का, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ MCA 21 डेटाबेस। इट एंश्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो इनका और डेटा अब क्या होगा ब्रॉड बेस होगा डेटाबेस। तो हम डेटा किसका यूज कर रहे हैं इसके अंदर जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर MCA 21 का डेटाबेस। अब लास्ट टॉपिक हमारा ये है मॉरल इकोनॉमी। मॉरल इकोनॉमी क्या कहती है कि हियर द सोशल प्रेशर टू कन्फर्म टू ट्रेडिशन नॉर्म्स इवन एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट।
तो मॉरल इकोनॉमी के अंदर लोग जो है ना अपने सोशल नॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे प्रॉफिट को उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जैसे कि जो पंजाब में भले ही अगर फर्टाइल सोयल है वहाँ पे टबैको के लिए, लेकिन वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के अंदर टबैको को क्या करते हैं, बैन मानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे टबैको, पंजाब के अंदर टबैको की कल्टिवेशन करते नहीं, भले ही प्रॉफिटेबल उनके लिए। तो मॉरल इकोनॉमी में क्या होता है, सोशल नॉर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट से भी, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अलॉन्ग विद सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। अगर वर्कर की बात भी करें तो ये नहीं है बस कि सैलरी दे दी, मॉरल इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स को क्या था, रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी मिलती है। अब एक नोट पढ़ो आप, इफ अ मॉरल इकोनॉमी ब्रेक्स डाउन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मे रिजल्ट। देखो वर्ड मैंने यूज किया मे, ये नहीं कि होएगा होगा, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं यूपीएससी में कंडीशनल, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि इफ अ मॉरल इकोनॉमी ब्रेक्स डाउन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट विल रिजल्ट। तो विल गलत हो सकता है, मे रिजल्ट होता है। मान लीजिए इसलिए कह रहे हैं कि आपके मॉरल इकोनॉमी के अंदर वर्कर की कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, फिर एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट लेके आएंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, इफ अ मॉरल इकोनॉमी ब्रेक्स डाउन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट में रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।